प्रिय छात्रों, आज आपको एक हिंदी में पौध रोगों के वर्गीकरण के बारे में एक लेक्चर शेयर कर रहा हूं। और अगर ये समझ में आता है और खासकर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए अगर उपयोगी रहता है तो फिर आगे जो बाकी भी इससे संबंधित, इस विषय या इस कोर्स से संबंधित बाकी भी जितना कोर्स का मटेरियल है उसको भी कोशिश करेंगे कि हिंदी में उपलब्ध कराया जाए। मूलतः ये पूरा जो लेक्चर है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हमारे साथ के प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र लाखपाले और उनके साथ में डॉक्टर त्रिमूर्ति और डॉक्टर पी.के. तिवारी के द्वारा जो हिंदी में किताब लिखी गई है उसको लेकर और ये लेक्चर बनाया गया है। और आशा है कि ये आपको समझ में आएगा और आगे फिर उस दिशा में आगे भी बात की जाएगी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है या जो वर्गीकरण है वो क्यों जरूरी है, उसमें जाने के पहले ये जानना जरूरी है कि ये जितने भी पादप रोग हैं जो पौधों में लगते हैं, इसमें तरह तरह के रोग होते हैं। ऐसे भी रोग हैं जो बहुत सारे जो जीवित या जो जैविक जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी रोग हैं जो कि बिना सूक्ष्म जीव के और अलग-अलग परिस्थितियों में, चाहे वो जमीन से संबंधित हो, चाहे वातावरण से संबंधित हो, जब इनमें विकार आता है या अनियमितता आती है तो तत्वों की कमी के कारण भी कुछ जो कार्यकी होती है, कार्यकी में अगर कुछ परिवर्तन आता है पौधे की, इन सब के कारण भी बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो पौधों में उत्पन्न होती हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 5000 की संख्या में ऐसी पादप रोग हैं जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, पौधे हैं, उनको जिनके ऊपर ये प्रभाव डालते हैं। और सबसे ज्यादा जो रोग हैं वो कवक के द्वारा फैलाए जाते हैं, जिसको हम फंजाई भी बोलते हैं। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो कारक है वो जीवाणु है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें लगभग 200 प्रजाति के जीवाणु हैं। कवक की 8000 प्रजातियां हैं। फिर विषाणु की 500 प्रजातियां हैं, फाइटोप्लाज्मा की हैं, और ऐसे वायराइड्स हैं, बहुत सारे ऐसे सूत्रकृमि हैं, लगभग 2000 से ज्यादा सूत्रकृमि की प्रजातियां हैं जो बीमारियां फैलाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं। और कुछ ऐसे भी जो फेथनोगैमिक या परजीवी पुष्पी पौधे होते हैं, वो भी फसलों को हानि पहुंचाते हैं। और जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है कास्कुटा का, जो कि कई सारी फसलों में फसलों को ग्रसित करके और उनको नुकसान पहुंचाता है। तो फसल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक एक फसल में सैकड़ों प्रकार की बीमारियां एक ही फसल में आती हैं। और जैसे उदाहरण के तौर पे टमाटर में 200 से ज्यादा जो रोगजनक हैं उनका प्रकोप होता है। और इसमें से अलग अलग प्रकार के जो रोगजनक हैं, चाहे वो विषाणु हो, चाहे वो कवक हो, चाहे वो वायराइड्स हो या बैक्टीरिया हो, माइकोप्लाज्मा, सब इसमें शामिल है।
अब अगर हम इन बीमारियों का या इन पादप रोगों का अगर वर्गीकरण करें, तो पहला जो वर्गीकरण हम कर सकते हैं, वो जो बीमारियाँ पौधों में उत्पन्न होती हैं, वो पौधों के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालती है। तो 2 तरह से पौधों को प्रभावित करती हैं बीमारियाँ। एक तो वो जो कि पौधे के एक निश्चित भाग पर आक्रमण होता है जिन बीमारियों का, और उसी भाग में उनकी वृद्धि होती है, उसी भाग को वो प्रभावित करते हैं, और जिसको हम स्थानगत रोग भी कहते हैं, जिसको या लोकलाइज्ड डिजीज़ कहते हैं। तो अगर एक पत्ती में आएगा तो एक पत्ती में ही रहेगा। एक पत्ती में भी कभी-कभी जितने भी जैसे पत्ती में पर्ण रोग अगर लग रहा है, तो उसमें जितने भी धब्बे बनेंगे या जितने भी पर्ण रोग के चित्तियाँ बनेगी, वो उसी तक सीमित रहेंगी। उसके आगे फिर उसका विकास नहीं होता। तो ये जो कहलाती हैं, ये इस तरह का जो संक्रमण है, जो रोगजनक द्वारा होता है, ये लोकलाइज्ड डिजीज़ कहलाती हैं। और इसमें कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे धान में भूरा धब्बा रोग है, या गेहूँ का जो रतुआ या कीट रोग है, या फिर कहें कि पाउडरी मिल्ड्यू है, जिसको भभूतिया रोग बोलते हैं, जो कई सारी फसलों में लगता है। मटर में भी लगता है, अलसी में भी लगता है, आम में भी लगता है। ये सब लोकलाइज्ड डिजीज़ हैं या स्थानागत रोग हैं। और मूँगफली में जैसे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अ, मूँगफली में पर्ण दाग आता है, जिसमें अर्ली और लेट दोनों तरह के जो धब्बे हैं, ये नज़र आते हैं। अ, कई सारे इस तरह के चित्रों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कुकुरबिट्स के ये इसका तुरई के पत्ते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे धब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं, और हर धब्बों की अपनी एक सीमा है, जिसके आगे वो नहीं बढ़ रहा है। फिर दूसरे जो लक्षण है वो आता है, जिसमें पूरे पौधे में उस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, या एक पौधे का पूरा जो भाग है, वो उससे प्रभावित दिखाई देता है। और ऐसे बीमारियाँ जिसमें पौधे का एक या तो पूरा भाग या तो संपूर्ण पौधा जिसमें प्रभावित होता है, अ, उसे सर्वांगी या दैहिक रोग बोलते हैं, जिसको हम सिस्टमिक डिजीज़ भी बोलते हैं उसमें अंग्रेजी भाषा में। और इसके कई सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं। विषाणु के द्वारा जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं, वो सब दैहिक रोग होते हैं, चाहे वो सोयाबीन में मोज़ेक का रोग हो, या फिर मूँग उड़द में मोज़ेक का रोग हो, या भिंडी में पीत शिरा मोज़ेक रोग हो। ये सभी जो है वो सिस्टमिक डिजीज़ या सर्वांगीय या दैहिक रोग की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे रोग जो कवकों के द्वारा या जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, वे भी इसमें दैहिक या सर्वांगी रोग में आते हैं। जैसे पुख्ठा रोग है, जिसको हम सूखा रोग या विल्ट कहते हैं, जो जीवाणु के द्वारा भी होता है, कवक के द्वारा भी होता है, कई सारे फसलों में होता है, जिसमें पूरा पौधा सूखता है, या पौधे का एक भाग सूख जाता है, फिर धीरे-धीरे दूसरा भाग सूखता है, इस तरह से पूरा पौधा सूख जाता है। तो ये भी एक तरह का सिस्टमिक रोग है। या फिर गेहूँ में कंडुआ जो रोग आता है, वो भी सिस्टमिक रोग है या दैहिक रोग है, सर्वांगी रोग है, जिसमें पूरे पौधे में इसका संक्रमण होता है कंडुआ के रोगजनक का, और जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं, वो पूरी बाली पे एक साथ आते हैं। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर ये आप इसका चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हो। टमाटर में जो ये उगथा रोग लगा है, जिसमें लगभग पूरा पौधा मुरझा के सूख रहा है, और इसी तरह से भिंडी का जो विषाणु रोग है, वो भी हम देख सकते हैं। अब
दूसरा जो क्लासिफिकेशन या दूसरा जो वर्गीकरण है, वो रोग के लक्षणों के आधार पर। रोग के अगर लक्षणों के आधार पे हम किस तरह से बीमारियों को अलग-अलग प्रकार से उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। और इस तरह का वर्गीकरण आम तौर पे जो जितने भी बीमारियाँ हम आगे पढ़ेंगे या देखेंगे, उसमें ये लक्षणों के आधार पे उनका नामकरण भी होता है। जैसे अभी बताया ही, जैसे कि कंडुआ रोग है या रतुआ रोग है या भभूतिया रोग है, तो ये सब जो है वो लक्षणों के आधार पे ही इसको किया गया है। इसमें अलग-अलग है, जैसे पहला है किट या गिरुआ, या जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं, और ये लक्षणों के आधार पे है। इसमें इसकी विशेषता ये है कि इसमें स्फोट बनते हैं पत्तियों पर, और अलग-अलग रंग के, अलग-अलग कलर के बनते हैं इसमें। और ये जो स्फोट या जो उभार हैं, ये ऐसा लगता है जैसे चेचक के जो दाग हैं या चेचक के दाने जब निकलते हैं, उसी तरह से इनके भी लक्षण पत्तियों पे दिखाई देते हैं। ये काले रंग के भी हो सकते हैं, ये भूरे रंग के भी हो सकते हैं, ये नारंगी रंग के भी हो सकते हैं, या ईंट के रंग, कई सारे रंग 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 में ये पाए जाते हैं, और पीले रंग के भी होते हैं। तो ये जो इस कई सारे फसलों में ये जो गिरवा या कीट रोग है, वो कई सारी फसलों में दिखाई देता है। चाहे वो धान्य फसलें हों, जैसे गेहूँ में बहुत ज़्यादा 3 प्रकार के जो गिरवा या कीट रोग हैं, वो दिखाई देते हैं। जैसे काला गिरुआ या भूरा गिरुआ, जिसको नारंगी गिरुआ भी बोलते हैं, या पीला या धारीदार गिरुआ। इसी तरह से दूसरा जो लक्षण है जिसमें बीमारी को किया गया है, वो है कंड, जिसको कंडुआ भी बोलते हैं। और इसका बेसिक जो या मूलतः ये जो रोग है, इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, ये जानना ज़रूरी है। और इसमें चारकोल या काजल के या चारकोल के काले रंग का जो पाउडर है, वो खासकर पुष्पीय भाग में ये दिखाई देता है। और जिसको ब्लैक सूटी पाउडर के रूप में भी हम इसको बोल सकते हैं। और मुख्यतः ये पुष्प क्रम में या बीज पे जो बनते हुए बीज हैं, उसमें ये दिखाई देता है। तो ये भी कई सारी फसलों में आता है, गेहूँ में भी आता है। गेहूँ का जो रोग है, जिसको लूज स्मट बोलते हैं, या गेहूँ का अनावृत कंडुआ रोग। और ज्वार में दिखाई देता है ये। ज्वार में 4 प्रकार के जो स्मट है, या वो हमें दिखाई देते हैं। कई सारे हैं उसमें, और हम उसके उदाहरण भी दे सकते हैं। और तीसरे में जो है वो जिनको आसिताएँ बोलते हैं, जिसको मिल्ड्यू है, ये 2 प्रकार से इनके लक्षण पौधों पर दिखाई देते हैं। और ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण की ये बीमारियाँ हैं, जिनको इनके मिल्ड्यूज़ या आसिताएँ के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है। इसमें 2 तरह की है, एक मृद रोमिल आसिता है, जिसमें जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। ये मृद रोमिल आसिता बीमारी अम, अ, ग्रैप्स में आती है, और क्रूसीफर्स, जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली के हैं, जैसे सरसों है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मटर में आती है, तीवड़ा में आती है, कई सारी फसलों में ये बीमारी आती है डाउनी मिल्ड्यू की। और इसके लक्षण दोनों के लक्षण में आउटग्रोथ दिखाई देती है फफूंद की। और ये जो फफूंद की वृद्धि है, इसमें रोमिल आसिता में, इसमें जो वृद्धि है वो पत्तियों के निचले सरफेस पे या निचले सतह पे इनकी वृद्धि दिखाई देती है, कवक की। और इसमें रुई के
तरह इसमें इसकी वृद्धि पत्तियों के निचले सतह पर दिखाई देती है। या तो भूरा या बैंगनी रंग का लिया हुआ भाग दिखाई देता है। ऊपर से अगर हम देखें तो जहाँ पे इसकी वृद्धि होती है कवक की, उस भाग वह भाग जो है वहाँ का जो हरा भाग है, क्लोरोफिल है, वो खत्म हो जाता है और हमें पूरी पत्तियों में ऐसे जगह-जगह इस तरह के क्लोरोफिल रहित भाग जो दिखाई देते हैं ऊपर से, और जब हम नीचे पलट के देखें तो उसमें कवक की ग्रोथ दिखाई देती है। तो ऐसे मधुरोमिलासिता की कई सारी बीमारियाँ हैं जिनको हम लिख सकते हैं। बाजरा में भी आती है, मटर में भी आती है, बहुत सारे में बताया। इसके साथ-साथ इसमें आशिताएँ में दूसरी जो बीमारी है जिसको चूर्णी फफूंद रोग बोलते हैं, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। दोनों में अंतर ये है कि इस पाउडरी मिल्ड्यू में पाउडर या तो राख के या भभूत के रंग का जो पाउडर है, वो पत्तियों के या तो ऊपरी सतह पर जमा होता है, पत्तियों के साथ-साथ फूल पे, फल पे इसका प्रभाव दिखाई देता है और पूरी पत्ती सफेद रंग से ये ढक जाती है। तो अगर हम इनके लक्षणों के साथ अगर हम इनको अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जिसके बारे में हम बता रहे थे, गेरुआ या कीट के बारे में, जिसको हम सचित्र उसको देख सकते हैं, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है। ये भी गेरुआ है, जो अलग-अलग ये गेहूँ का जो गेरुआ है, उसके चित्र हैं, जिसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। इसी तरह से ये गन्ने में ये कंडुआ रोग लगता है और उसका ये लक्षण आप देख सकते हैं, काले रंग का जो चूर्ण है वो दिखाई देता है। इसमें भी हम गेहूँ की बाली में देख सकते हैं अनावृत कंडुआ जिस किस तरह से दिखाई दे रहा है। और फिर अभी जो बात कर रहे हैं हम आशिताओं की या मिल्ड्यूज की, ये बात हम कर रहे थे मधुरोमिल आशिता, जिसको हम डाउन में मिल्ड्यू भी बोलते हैं, और इसमें आप ये लक्षण देख सकते हो। और ये मटर में आपको चूर्णी फफूंद या भभूतिया रोग के लक्षण इसमें इस तरह से दिखाई देते हैं। इसके बाद दूसरा जो लक्षण के आधार पे बीमारी को परिभाषित किया गया, वर्गीकृत किया गया है, और वो है म्लानी या उकठा रोग, जिसको हम विल्ट बोलते हैं। और जैसा कि विल्ट के लक्षण ही होते हैं कि इसमें पूरा पौधा सूखता है। तो कैसे सूखने की होती है शुरुआत? पहले पत्तियाँ या तो हल्की पीली पड़ने लगती हैं या पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं, और धीरे-धीरे जो पत्तियाँ पीली पड़ती हैं बाद में सूखने लगती हैं, या पत्तियाँ जो मुरझाने लगती हैं वो भी बाद में ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, और पत्तियों के बाद फिर जो शाखाएँ हैं या ब्रांचेज़ हैं वो भी सब सूखने लगते हैं, और इस तरह से पूरा पौधा सूख जाता है। और ये जो लक्षण है ये तो अ, ऊपरी सतह पर पौधे में ये जो लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण है इस ये लक्षण जो प्रकट होता है, इसका मुख्य कारण है कि अ, पौधे की जड़ों में जो ये रोगजनक है, ये कवक के द्वारा भी होता है, ये फफूंद के द्वारा भी होता है, या सूत्रकृमि के द्वारा भी कभी-कभी इसमें विल्टिंग होती है। तो ये जो कवक या जो रोगजनक है, ये जड़ों के जो संवहन ऊतक हैं, खासकर दारू ऊतक है, जाइलम है, उसके संवहन ऊतक में जाके और ये अपना अ, वृद्धि करना शुरू कर देता है। और जैसे-जैसे रोगजनक की वृद्धि होना शुरू होती है, तो वो जो जिस संवहन ऊतक से जो पानी और जो भोज्य पदार्थ है, जो ऊपर जाता है,
उसमें अवरोध आना शुरू हो जाता है। और जब इसकी ज़्यादा और जब पूर्ण वृद्धि हो जाती है, तो ये पूरी तरह से जो संवहन ऊतक हैं, उनको पूरी तरह से जाम कर देता है या ब्लॉक कर देता है। जिससे पानी पौधों ये पत्तियों को भोजन बनाने के लिए, पौधे के लिए जो पानी की आवश्यकता है, जो मिनरल्स की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। इसके फलस्वरूप जो पौधे का वाष्पीकरण है और जो पौधे को पानी चाहिए, उसके बीच में असंतुलन होता है और जिसके कारण पौधे की कमी के कारण पौधा जो है धीरे-धीरे सूखने की स्थिति में आ जाता है और धीरे-धीरे पौधा सूख जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बार आने के बाद अ, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे हम इसको रोक सकें। तो ये अ जो विल्ट है ये टमाटर में जैसे आप देख रहे हैं टमाटर का ये चित्र है। टमाटर में भी आता है, भटे में भी आता है, मिर्च में भी आता है, चने में भी आता है, अरहर में भी आता है। ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिसमें हमें इसके म्लानी या उकठा के लक्षण दिखाई देते हैं। इवन केले में भी आता है जिसको हम पनामा विल्ट के माध्यम से इसको बोल सकते हैं। इस इसके बाद दूसरे दूसरे वर्गीकरण में हम झुलसा या अंगमारी के रूप में जो रोग हैं उसको हम वर्गीकृत करते हैं और इसमें अब हम झुलसा या अंगमारी बीमारी के बारे में बात करते हैं। इसका एक मुख्य लक्षण ये है कि इसमें जो ऊतक हैं पौधे के जो टिश्यूज़ हैं
उसमें बहुत ज़्यादा हानि एकाएक होती है और पौधे का एक बड़ा जो ऊतक का भाग है, वो रोगजनक से या रोगजनक के द्वारा उत्पन्न किए गए विष से प्रभावित होता है या उसकी डेथ होती है या वो खत्म हो जाता है और हमें वो जो बड़े भाग में वो जो लक्षण है वो हमें झुलसे हुए या ब्लाइटेड फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो इस तरह के कई सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसमें हमें इस तरह के लक्षण दिखाई दे जाएँगे। जैसे चित्र में आप देख रहे हो कि ये अ, आलू में अंगमारी रोग है, जिसको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि पत्ती का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है। उसमें पौधे की जो ऊतक है उनकी वो डेड हुए हैं या उनमें नेक्रोसिस हुई है या वो खत्म हुए हैं। तो ये हम इसमें आसानी से देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम जीवाणु जनित झुलसन रोग का भी ले सकते हैं, जो हमारे धान में लगता है जीवाणु जनित झुलसन रोग, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट भी बोलते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी बोलते हैं। इसमें भी वही होता है कि पत्ती का एक बड़ा भाग झुलस जाता है क्योंकि उसमें रोगजनक जीवाणु का अटैक होता है या उसका आक्रमण होता है। इसी तरह से ये सेम है, ये जो बीन्स हैं उसमें ये एक रोगजनक है जीवाणु का जो अ, इसमें अंगमारी रोग, पत्ती अंगमारी रोग उत्पन्न करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से झुलस गई। इसके बाद दूसरा एक जो लक्षण के आधार पे हम बीमारी को वर्गीकृत करते हैं, उसमें कैंकर है। कैंकर जैसा कि नाम है कि इसमें खुरदरे पन लिया हुआ या उभार लिया हुआ या कॉर्की के आकार का जो खुरदरी जो सतह है वो प्रभावित भाग के ऊपर बनने लगती है। पत्तियों पे भी इस तरह की सतहें बनती हैं, फल पे भी बनती है और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि नींबू में जो कैंकर रोग लगता है और इसमें आप देख सकते हैं कि पत्तियों में भी अलग-अलग प्रकार से उभार दिखाई दे रहे हैं। फल में भी हमें उभार दिखाई दे रहे हैं और ये उभार में क्रैकिंग्स भी होती है और इस ये पूरे उभार जो है वो खुरदुरे रफ होते हैं, खुरदुरे होते हैं और खासकर ये होता इसलिए है कि इसमें इसके जो ऊतक हैं उस जगह के वो खत्म हो जाते हैं या वो डेड हो जाते हैं रोगजनक के कारण और धीरे-धीरे फिर उसका आकार भी बड़ा होने लगता है। तो नींबू का जो कैंकर रोग है इसका एक इस बीमारी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोग है ये। इसके बाद रॉट्स एक जिसको हम विगलन बोलते हैं। विगलन एक बीमारी है। ये अलग-अलग भाग में आती है। ये जड़ में भी आएगी तो जड़ विगलन बोलेंगे, तने में आएगी तो तना विगलन बोलेंगे या मान लीजिए फूट पे आती है या जड़ और तने के बीच का जो हिस्सा है उस पे आती है तो उसको अ, पाद विगलन बोलेंगे या म फल पे आएगी तो उसको फल विगलन बोलेंगे, पत्ती पे आएगी तो पत्ती विगलन बोलेंगे। तो जहाँ पे भी रॉटिंग होगी, यहाँ जहाँ पे भी विगलन होगा, विगलन का मतलब होता है कि जो ऊतक हैं वो खत्म हो जाते हैं और ये जो विगलन है ये अ, उस रोगजनक के कारण
उसके उसकी वृद्धि के कारण इस तरह का विगलन की स्थिति आती है और खासकर जहाँ पे नमी होती है ऊतकों में, उनमें इस तरह के जो विगलन हैं, वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये चने में विगलन है जो हम देख सकते हैं जिसमें पूरा जो जड़ का भाग है वो प्रभावित दिखाई दे रहा है। इसी तरह से फिर एक तरह से हम जो वर्गीकरण की दिशा में जो लक्षण है उसके आधार पे हम पर्णचित्तियाँ या लीफ स्पॉट्स के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फसलों में ये पर्णचित्ती रोग जो है वो एक आम रोग है, कॉमन रोग है और लगभग सभी प्रकार की फसलों में किसी न किसी रूप में ये पर्णचित्ती रोग दिखाई देता है, चाहे वो धान में भूरा धब्बा रोग के रूप में हो या फिर इसमें भट्टे में पत्तियों पे पत्ती धब्बा रोग हो या मूंगफली में पण दाग रोग हो या फिर सरसों में हो या गेहूं में हो, ऐसी कई सारी मूंग में ये पण दाग रोग आता है। ऐसे कई सारी फसलें हैं जिसमें ये पर्णचित्ती या पण दाग भी बोलते हैं और इसके कई तरह से इसको वर्गीकृत भी किया गया है। जैसे भूरा धब्बा रोग है, ब्राउन लीफ स्पॉट है, अर्ली लीफ स्पॉट है, लेट लीफ स्पॉट है या अलग-अलग तरीके से उसको वर्गीकृत किया गया है और ये मूंगफली का जो अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट है जिसको हम अ, सबसे मूंगफली का सबसे महत्वपूर्ण रोग के रूप में जानते हैं। इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा एक और रोग है जो जिसको कच्छू या स्कैब बोलते हैं, जो खासकर टहनियों पे या फलों पे ये जो रोग है वो ज़्यादा दिखाई देता है, खासकर फलदार वृक्ष जो हैं उसमें ये रोग ज़्यादा दिखाई देता है और एक सबसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोग के रूप में इसको जाना गया है, जो सेब में आता है जिसको हम बोलते हैं एपल स्कैब और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की स्कैब में भी कई तरह के हैं, गेहूँ में भी स्कैब आता है, सेब में भी स्कैब आता है, आलू में भी स्कैब आता है और इसमें भी एक खुरदुरी सतह प्रभावित जो ऊतक हैं उसकी खुरदुरी सतह बनती है। धीरे-धीरे ये सतह जो है उस जगह की जो ऊपर की जो ऊतक हैं उनको डेड कर देती है, उसको खत्म कर देती है और हमें वो लक्षण अलग से हमें दिखाई देते हैं। और इसी क्रम में दूसरी एक बीमारी है जिसको हम श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज बोलते हैं और इसमें भी जो अ, ऊतक हैं वो डेड होते हैं और अ, इसमें जगह-जगह छोटे-छोटे इसमें जो डेड ऊतकों का जो समूह है वो हमें नज़र आता है और बाद में उसी में फिर विगलन जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं और ये मिर्ची का एक महत्वपूर्ण रोग है जिसका नाम ही है कि श्यामवर्ण एंथ्रेक्नोज व फल सड़न रोग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि एंथ्रेक्नोज एंड राइप फ्रूट रॉट ऑप्शन। तो ये एक महत्वपूर्ण रोग है। लक्षणों के आधार पे इसको अलग किया गया है। इसके बाद मोज़ेक या येलो मोज़ेक या येलो वेन मोज़ेक ये एक तरह का विषाणु रोग है और जैसा कि पूर्व में भी बता चुके कि ये एक तरह की सिस्टमिक डिजीज जिसमें पत्तियों का जो हरा भाग है, हरा
पदार्थ है, क्लोरोफिल है, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है और धीरे-धीरे जहाँ खत्म होता है वहाँ का भाग पीला हो जाता है और हमें पीले और हरे रंग का जो कॉम्बिनेशन है, वो हमें दिखाई देता है जिसको हम मोज़ेक बोलते हैं और जब ये रोग की उग्रता ज़्यादा होती है, तो ये पूरी तरह से उसको अ, हरे पदार्थ को खत्म कर देता है और पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। जब पूरी पत्ती पीली पड़ेगी तो जो पत्तियों की जो भोजन प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि बरबटी में ये मोज़ेक रोग जो लगा हुआ है वो दिखाई दे रहा है और इससे कई सारी बीमारियाँ हैं। भिंडी में बताया था जैसे कि पीत शिरा मोज़ेक रोग या पीला मोज़ेक रोग या मोज़ेक रोग, ऐसे कई तरह के रोग हैं जो हम इसमें देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है उसमें पौधे के जिस भाग में वो बीमारी आती है उस भाग के नाम से भी बीमारियों का नामकरण होता है और अगर वो जड़ों पे है तो रूट डिजीजेस कहलाएगी, तने पे आ रहा है तो स्टेम डिजीजेस होगी, पत्तियों पे आ रहा है तो फोलियर डिजीजेस होगी, फ्रूट्स पे आ रहा है तो फ्रूट डिजीजेस होगी। तो इस तरह से हम ऐसे कई सारी डिजीज बीमारियां हैं जो मूल रोग कहलाएगा या तना या स्तंभ रोग कहलाएगा, फणी रोग कहलाएगा, फल रोग कहलाएगा। इस तरह से हम इस आधार पे भी हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं और इसी तरह से जिस पौधे में ये बीमारी आ रही है, उसके आधार पे भी हम पौध रोगों को वर्गीकृत किया जा सकता है और हम कर सकते हैं और इस तरह का वर्गीकरण आम भाषा में बोला भी जाता है कि जैसे फसलों के रोग, तो जो फसल मतलब जो धान्य फसलें हैं, वो फसलों के रोग में या दलहनी फसलें हैं, वो भी फसलों के रोग में आ जाती है। इसी तरह से सब्जियों के रोग, फलों के रोग, फिर शोभाकारी जो फसल है उनके रोग, चारा फसल के रोग हो सकते हैं। फिर या तो जो प्लांटेशन है, बागानी फसलें हैं, उनके रोग हो सकते हैं या जो वन वृक्ष हैं, उनके रोग हो सकते हैं। तो फिर अ, सन या फ्लैक्स के रोग अलग से हो सकते हैं या टर्फ के रोग हो सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रभावित पौधे हैं या प्रभावित फसलें हैं, उनके आधार पे भी हम बीमारियों को वर्गीकृत कर सकते हैं और इसी कड़ी में जहाँ पे हम फसल रोग कह रहे हैं, वहाँ पे हम एक विशेष फसल के भी रोग के आधार पे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे गेहूँ के रोग, चने के रोग, टमाटर के रोग, भुट्टे के रोग, इस तरह से भी हम बीमारियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो वर्गीकरण का माध्यम है वो उनकी जो रोगजनक हैं वो कैसे अपने आप को जिंदा रखते हैं और कैसे वो फैलते हैं, उसके आधार पे जो अ, रोग उनके द्वारा जो उत्पन्न किए जाते हैं, उन रोगजनकों के द्वारा, उनके आधार पे भी इसको वर्गीकृत किया गया है और इसमें सबसे पहला है मृदा जनित रोग। मतलब ऐसे सभी रोग जिनके रोगजनक खेत पे या जमीन पे जिनकी वृद्धि होती है, जो जमीन पे ही रहते हैं और उस जमीन पे जब वो फसल जिसमें वो बीमारी फैलाते हैं, जैसे ही वो फसल लगाई जाती है, तो फिर से उस पे बीमारी वो उत्पन्न करते हैं। इस तरह के जो रोग होते हैं, वो मृदा जनित रोग कहलाते हैं, जिसके जो जमीन मृदा के द्वारा जो फैलते हैं और मृदा में ही जो रोग उत्पन्न होते हैं और जो विल्ट या अम्लानी रोग है, वो मृदा रोग है, जो जमीन से फैलता है।
फिर जो जड़ विगलन रोग है, जिसको या जड़ सड़न भी बोलते हैं, वो भी जो है वो अ, मृदा से उत्पन्न होता है, या मृदोड़ रोगजनक बोलते हैं, या फिर सूत्रकृमि एक होता है जिसको मूल ग्रंथि रोग जो उत्पन्न करता है, वो भी मृदा जनित होता है। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो मृदा जनित होते हैं, और जिनके जो रोगजनक जमीन पे ही अ, विकास करते हैं, और जमीन से ही वो रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो है वो बीज के माध्यम से, जब रोगजनक बीज के माध्यम से उत्तरजीवी होते हैं, या जब रोगजनक का प्रसार बीज के माध्यम से होता है, तो ऐसे वो सभी प्रकार की बीमारियां जो बीज के द्वारा फैलती हैं, उन्हें बीज जनित रोग की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें 2 तरह के बीज जनित रोग होते हैं, या बीजोड़ रोग भी बोलते हैं उसे। एक तो आंतरिक बीज जनित रोग। आंतरिक बीज जनित रोग में जो रोगजनक का जो भाग है, वो बीज के अंदर रहता है। और बाह्य बीज जनित रोग में, आंतरिक बीज जनित रोग में एक सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है गेहूं का अनावृत खंडुआ रोग। और बाहरी बीज जनित रोग, जिसमें जो रोगजनक है वो बीज के ऊपरी सतह पर मौजूद रहता है, उसे हम बाह्य बीज जनित रोग बोलते हैं। जिसमें हम धान का भूरा धब्बा जो रोग है वो बाह्य बीज जनित रोग है। इसी तरह से सरसों में जो अ, बीमारी आती है, पत्ती अंगमारी बीमारी, वो भी बीज जनित रोग है, या फिर बाह्य बीज जनित रोग है। या इसमें ज्वार में जो कंडुआ रोग लगते हैं, वो भी बाह्य बीज जनित। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम इसमें बीज जनित रोगों में दे सकते हैं। और इसके बाद प्रसार या प्रसारण के आधार पे बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनको हम वायु जनित रोग के श्रेणी में हमने उनको रखा है। और वो सभी रोग जिनके रोगजनक का प्रसार वायु या हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह में होता है, उनको वायु जनित रोग की श्रेणी में रखा गया है। और इसके कई सारे ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो वायु जनित हैं, जिसमें गेहूं का कीट रोग वायु जनित रोग है। फिर चूर्णी फफूंदी रोग या भभूतिया रोग, ये वायु जनित रोग है। फिर धान में एक झुलसा रोग लगता है जिसको ब्लास्ट बोलते हैं, वो भी वायु जनित रोग है। धान में एक और बीमारी आती है जिसको हम अ, अ, फाल्स स्मट बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ी में हम यहाँ की भाषा में उसको लाई फूटना बोलते हैं। तो वो भी वायु जनित रोग है। तो इस तरह से ये जो जितने भी रोगजनक हैं जो वायु जनित होते हैं, ये इनकी उत्तरजीविता या तो मृदा में होती है, या इनकी उत्तरजीविता खुद बीज में रहती है, या फिर इनकी उत्तरजीविता बीज या वायु में से किसी भी एक साधन का उपयोग ये करते हैं। और इसका उदाहरण है कि धान का जो झुलसा रोग है, और जो कंडुआ रोग है गेहूं का, और अ, ज्वार का, इनकी उत्तरजीविता मृदा में भी रहती है और बीज में भी रहती है, लेकिन इनका जो फैलाव है या प्रसार है वो वायु के द्वारा होता है। इसी तरह से जिस तरह से रोगजनक का
रोगजनक की जिस तरह से वृद्धि होती है, रोगजनक की वृद्धि के आधार पर भी पादप रोगों को अलग-अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और उसमें जो पहला जो वर्गीकरण है वो है सामान्य वृद्धि या एकल चक्री रोग। सामान्य वृद्धि या एकल चक्री रोग का मतलब है कि ऐसे रोग जिनके रोगजनक की पूरे फसल चक्र के दौरान केवल एक ही जीवन चक्र कंप्लीट होता है या एक जीवन चक्र पूरा होता है और जिनका निवेश द्रव्य या संरोपण सामान्य व स्थिर प्रकार का होता है और इनका जो प्राथमिक निवेश द्रव्य है वो या तो मृदा जनित होता है या तो बीज जनित होता है और सामान्य तौर पर इनमें द्वितीय संक्रमण जैसी स्थिति नहीं पाई जाती। एक ही बार इन रोगजनकों के द्वारा एक ही बार फसलों पर संक्रमण होता है और ये सभी एकल चक्रीय रोग की श्रेणी में रखे गए हैं और जिसमें कंडुआ रोग हैं जो एकल श्रेणी में रखे गए हैं और म्लानी या विल्ट रोग हैं जो एकल श्रेणी में रखे गए हैं या फिर मूल विगलन है जिसको एकल श्रेणी में रखा गया है। ऐसे कई सारे रोग हैं जिनको हम एकल श्रेणी में हमने रखा है। इसके बाद दूसरा जो माध्यम है या दूसरा जो वर्गीकरण है इसमें चक्रवर्ती वृद्धि या बहुचक्रीय रोग और इसमें वो सभी प्रकार के रोग जिनके रोगजनक एक फसल चक्र में कई जीवन चक्र अपना पूरा करते हैं और उनकी संख्या में जो वृद्धि है वो गणितीय रूप से मुद्रा या धन में चक्रवर्ती ब्याज के अनुरूप होती है और इसको इसीलिए चक्रवर्ती वृद्धि भी कहा जाता है। तो इस तरह के जो रोग हैं इस प्रकार एक ही मौसम या एक फसल जीवन काल में उस रोगजनक की अनेक पीढ़ियां कंप्लीट होती हैं या उत्पन्न होती हैं और जिसके कारण उस रोगजनक की संख्या में भी जो वृद्धि है वो दुगने वेग में उसकी वृद्धि होती है और इसीलिए इसके संक्रमण हेतु जो रोगजनक की संततियों से निवेश द्रव्य है उसमें वृद्धि होती है और जब अति उच्च दर से रोगजनक बीजाणु को उत्पन्न करते हैं तो इन बीजाणुओं के द्वारा बड़े पैमाने पर जो स्वस्थ फसलें हैं उसमें संक्रमण होता है और ये बीमारियां ये महामारी के रूप में कई सारी फसलों को और समय-समय पर प्रभावित करती रही और इसका उदाहरण है जैसे आलू का पछेती अंगमारी रोग जिसको लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं या फिर गेहूं का गेरुआ रोग या धान का झुलसा रोग, ये सभी प्रकार के जो रोग हैं इनमें रोगजनक की चक्रवर्ती वृद्धि होती है और ये सभी बहुचक्रीय रोग की श्रेणी में आते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भी रोग हैं जो वर्गीकरण में व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो दो से ज्यादा जो अधिक महत्वपूर्ण बात है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। पहला तो प्राप्त स्थान या घटना के आधार पर पादप रोगों का वर्गीकरण और दूसरा कि प्रमुख रोग कारकों के आधार पर पादप रोगों का वर्गीकरण। तो घटना स्थान या घटना के आधार पे
पादप रोगों का वर्गीकरण किया जा सकता है और जैसे अलग-अलग प्रकार के रोगजनक हैं या पादप परजीवी हैं, जैसे कवक हैं, जीवाणु है या विषाणु जनित रोग हैं, उनको 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है और इसमें से पहला है स्थानीय रोग। स्थानीय रोग का मतलब ये है कि अ, स्थानिक कुमारी रोग या इसको हम एंडेमिक रोग की श्रेणी में भी हम इसे रखते हैं और इस तरह के वो सभी रोग जो किसी क्षेत्र में, किसी जिले में, किसी प्रदेश में, किसी देश में एक ही जगह पे लंबे समय तक बने रहते हैं, लंबे समय तक पौधों पे बीमारियां उत्पन्न करते हैं और उनको लगातार हानि पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसे सभी बीमारियों को विशेष क्षेत्रीय अथवा स्थान की बीमारी के रूप में, स्थानिक बीमारी के रूप में जाना जाता है और मुख्यतः जो फलदार वृक्ष हैं या जो वन वृक्ष हैं, उनमें इस तरह की बीमारियां सामान्य तौर पर ज़्यादा दिखाई देती हैं और उदाहरण के तौर पर अ, सिट्रस कैंकर रोग है, जो जिस पौधे पे या जिस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र में लगातार उसी जगह पे वो लगातार आता रहता है। या फिर डाई बैक रोग है, जिसमें ऊपर से टहनियाँ सूखती हैं। वो खासकर नींबू के बगीचों में, आम के बगीचों में ये बीमारी काफ़ी मात्रा में आती है और लंबे समय तक ये बीमारी रहती है। कुछ फसलें भी हैं जिसमें एक निश्चित जगह पे एक बीमारी निश्चित जगह पे आती है। जैसे अ अ, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक के कुछ हिस्सों में प्याज में ओनियन स्मट्स रोग लगता है या ब्लैक वाट्स ऑफ पोटैटो को केवल दार्जिलिंग जिले में दिखाई दिया या फिर फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट, ये गेहूं का ध्वजकंड रोग है जो केवल पंजाब या उसके आसपास के क्षेत्रों पे ही दिखाई देता है। ये सभी बीमारियां विशेष क्षेत्रीय या स्थानिकी बीमारियों की श्रेणी में इनको रखा गया है। दूसरी जो बीमारी की श्रेणी है जिसको महामारी पादप रोग या जिसको एपिफाइटोटिक भी बोलते हैं और जैसा कि इसके नाम से है कि ये महामारी के रूप में फैलता है, इसका मतलब ही हुआ कि ये बड़े क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो लगी फसलें हैं, उनको नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसे वो सभी रोग जिनके रोगजनक कम समय के अंदर एक निश्चित समय सीमा में बहुत बड़े फसलों के क्षेत्र में फसलों को संक्रमित करके, रोगग्रस्त करके और बीमारी फैलाते हैं। ऐसे सभी जो रोग हैं उन्हें हम महामारी या पादप महामारी रोग के नाम से जानते हैं और इस तरह के रोग मौसम के द्वारा भी संचालित होते हैं। अनुकूल मौसम में इन रोगों की तीव्रता बढ़ जाती है और ये फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं और महामारी के रूप में आलू का पछेती बीमारी जो रोग है, वो महामारी के रूप में हम उसको उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हैं या पुराने समय में जो गेहूं में गेरुआ रोग आते थे, वो महामारी के रूप में आता था और अ उसको हम महामारी के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे कई सारे रोग हैं, चाहे वो मेदरोमिल आसिता हो, जो कि बाजरे में आती है
या अंगूर में आती है और अनुकूल परिस्थितियों में ये काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। तो इसके लिए जैसा कि बताया कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको हम महामारी के रूप में इसमें दर्शाया जा सकता है। फिर कुछ ऐसे भी बीमारियाँ हैं जो अ, स्कैटर्ड फॉर्म में या विरले फॉर्म में अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग समय पर उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ हैं, जिनको अलग श्रेणी में रखा गया है, जिनको विरल या बिखरे या छिटपुट रोग की श्रेणी में जिनको रखा गया है, स्पोरेडिक डिजीज़ बोलते हैं। और इसका मतलब ही है कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ये स्कैटर्ड है, छितराया हुआ है। और ऐसे सभी प्रकार के रोग जो जिनका जो अनियमित होकर अनियमित अंतराल पे अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग समय पर जब ये रोग प्रकट होते हैं, तो इन्हें हम स्पोरेडिक डिजीज़ या इन्हें हम विरल, बिखरे या छिटपुट रोग कहते हैं। और उसमें आम का चूड़ी फफूंद रोग या मूँगफली में जो तना विगलन रोग है या फिर बाजरे में मेदरोमिलासिता आती है जिसको हम हरित बाली रोग भी बोलते हैं। ये सभी या फिर धान में फॉल्स स्मट रोग जिसको लाई फूटना बोलते हैं। ये सभी स्पोरेडिक डिजीज़ या छिटपुट रोग की श्रेणी में आते हैं। और चौथा जो है जिसको हम सर्वव्यापी रोग या पैंडेमिक डिजीज़ के माध्यम से जानते हैं। अभी इस समय की अवधि में जैसे हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो मनुष्यों में बीमारी फैली हुई है जो निश्चित अवधि के अंतराल में जो प्रकट होता है और हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में लगभग 300 साढ़े 300 देशों में ये बीमारी फैल चुकी है। तो जब कोई भी बीमारी संपूर्ण देश में या विश्व के अधिकतर देशों में या उपमहाद्वीप में या द्वीप में एक बहुत बड़े भाग में जब बीमारी फैलती है, तो उसे हम पैंडेमिक या सर्वव्यापी रोग के रूप में हम उसको वर्गीकृत करते हैं। और इसका उदाहरण पुराने उसमें देखा जाए तो गेहूँ का जो कीट रोग है, जिसको गेरुआ रोग बोलते हैं, ये एक 1947 में ये जो रोग है, ये सर्वव्यापी रोग के माध्यम से ये विश्व के अधिकतर जो गेहूँ उत्पादक देश थे, सभी में ये बीमारी आई थी और फसलों को काफ़ी इस बीमारी से नुकसान हुआ था। तो दूसरा रोगजनक के आधार पर हम इनको अलग-अलग श्रेणी में बाँट सकते हैं। तो अ, रोगजनक 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो ये जो कि जैविक रोग जनक हैं, जैविक रोग कारक जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरे जो अजैविक रोग कारक हैं या जो निर्जीव रोग कारक हैं और तीसरे जो मध्यजीवी रोग जनक हैं जिनको मीज़ोबायोटिक भी बोला जाता है। अ, सजीव या जैविक कारक अ, जो ऐसे सभी प्रकार के रोग जिनके रोगजनक जीवित स्वभाव के होते हैं या जिनको हम जैविक कारक कहते हैं जिसमें लगभग सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव और कुछ पुष्पी परजीवी भी आते हैं जैसे कवक है, जीवाणु है, सूत्रकृमि है, शैवाल है, पुष्पी परजीवी है और फाइटोप्लाज्मा ऐसे बहुत सारे हैं
जो जीव सूक्ष्म जीव की श्रेणी में जीव की श्रेणी में आते हैं और जो एक तरह से इनको सबको जैविक कारक के रूप में रखा गया है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं, चाहे वो आलू का अगेती व पछेती अंगमारी रोग हो, चाहे वो धान का झुलसा रोग हो, चाहे वो जीवाणु जनित झुलसन रोग हो या बैगन का उठा रोग हो या फिर मूल ग्रंथि रोग हो, दलहनी फसलों का, सब्जियों का, ऐसे कई सारे रोग हैं जिसको ले सकते हैं। फिर मध्यजीवी कारक ऐसे सभी प्रकार के रोगजनक जिनको जीवित और अजीवित दोनों श्रेणी में जिनको रखा गया है, जिनमें दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, उनको मध्यजीवी कारक के रूप में रखा गया है। तो ऐसे सभी प्रकार के रोग जो इनसे उत्पन्न होते हैं, उनको मध्यजीवी कारक के रूप में किया गया है। खासकर इसमें विषाणु, वायराइड या वायरसाइड, ये सभी प्रकार के जो रोग हैं, ये पौधों में अलग-अलग प्रकार से बीमारी फैलाते हैं। जैसे अ, तंबाकू का चाहे मखमली कुर्बता विषाणु रोग हो या फिर मोज़ेक या पीत सिरा मोज़ेक या पीत मोज़ेक करके रोग हैं। ये सभी इससे मध्यजीवी कारकों, विषाणु या वायराइड्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और फिर अ, तीसरी श्रेणी आती है जिसमें अजैविक कारकों के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें अलग-अलग प्रकार के कारक हैं, अजैविक कारक, जिसमें वातावरण से संबंधित कारक हैं, जैसे तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, फिर अलग-अलग प्रकार की जो गैसेज़ हैं, जो वातावरण में है, जैसे ऑक्सीजन है और प्रदूषित गैसेज़ हैं, इनकी कमी या अधिकता से बहुत सारे ऐसे जो रोग हैं, वो पौधों पर आते हैं। दूसरे जो कारक हैं, जिसमें मृदा से संबंधित, मृदा के पोषण से संबंधित जो कारक हैं, वो उस श्रेणी में आते हैं। चाहे वो मृदा की अम्लता या क्षारता हो, चाहे मृदा में उपलब्ध खनिज पदार्थ हों, चाहे पोषक तत्व हों, इनकी कमी या इनकी अधिकता से भी पौधों में अलग-अलग प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, जो रोग के रूप में लक्षण नज़र आती हैं। जैसे इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि धान में खैरा रोग उत्पन्न होता है और जो जिंक की कमी से होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भी नाइट्रोजन की कमी होती है जिन पौधों में, उन पौधों की पत्तियाँ हल्की-सी पीली नज़र आने लगती हैं और जैसे ही नाइट्रोजन दे दिया जाता है, फिर से पौधा हरा-भरा हो जाता है। तो पोषक तत्वों की कमी के कारण, कभी-कभी पोषक तत्वों की अधिकता के कारण भी अलग-अलग प्रकार से जो विकार हैं वो पौधों पर दिखाई देते हैं। तो कई तरह के अजैविक कारक हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं और इसी तरह से प्रसार के माध्यम से या प्रसार के आधार पे भी जो पौध रोग हैं उनको अलग-अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। प्रसार का मतलब है कि संक्रमित जो रोग कहलाते हैं, जो जिनका फैलाव एक रोगग्रस्त पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे में हो जाता है, तो जिसको हम संक्रामक रोग बोलते हैं और जीवी, मध्यजीवी पादक रोग अ, के माध्यम से ही ये संक्रामक रोग होते हैं और इनमें ये विशेषता होती है कि एक रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधों में इनका प्रसार होता है कई तरह के माध्यमों से और ये सभी प्रकार के ये जो रोग हैं, ये सभी जैविक कारकों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, चाहे वो
कवक हो, जीवाणु हो, विषाणु हो और सभी प्रकार के जो हैं, सभी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो है वो असंक्रामक रोग हैं, जिनको अजैविक पादप रोग भी बोलते हैं, जिसमें जिनमें अ, संक्रामक क्षमता नहीं होती, जो पादप रोग बीमार पौधे से स्वस्थ पौधों में जिनका प्रसार नहीं होता, जिस पौधों में दिखाई देते हैं, उसी पौधे में रहते हैं। ऐसे सभी प्रकार के जो रोग हैं, वो आज संक्रामक रोग कहलाते हैं। चाहे वो मृदा से संबंधित हों, चाहे वायु से संबंधित हों, चाहे पर्यावरणीय अवस्थाओं से संबंधित हों और कई प्रकार के शरीर में पौधे के शरीर में जो बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, वो हमें विकृतियों के रूप में दिखाई देती हैं। चाहे वो आम में काला शीरा रोग हो जिसको ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बोलते हैं, जो मुख्यतः वायुमंडलीय विषैली गैसों के कारण होता है और खासकर उन बगीचों में ज़्यादा दिखाई देता है जिनके आस-पास ईंटों के भट्ठे रहते हैं जिससे वो विषैली गैस निकलती है। या फिर आलू में कृषांत रोग है जिसको ब्लैक हार्ट बीमारी भी बोलते हैं। और जो कम ऑक्सीजन के कारण होती है या जिंक की कमी के कारण खैरा रोग है। फिर इसी तरह से तापमान जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसके फलस्वरूप भी पौधों पे इसके लक्षण नज़र आते हैं, इसके ऊतक जो है खत्म हो जाते हैं या तापमान ज़्यादा होने से पौधों के ऊतकों की क्षति होती है, उनकी मृत्यु होती है। तो उस तरह से भी ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। ये एक तरह का पूरा सारांश है कि हम पादप रोगों को कैसे हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं और कुछ ऐसे चित्रों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे खासकर अजैविक रोगों का जिसको देख सकते हैं, चाहे वो आयरन की कमी के कारण हो, चाहे मैंगनीज की कमी के कारण हो, चाहे नाइट्रोजन की कमी के कारण हो या फिर फास्फोरस की कमी के कारण हो या फिर पोटेशियम की कमी के कारण हो या फिर तांबे की कमी के कारण हो या जिंक की कमी के कारण हो या मैग्नीशियम की कमी के कारण हो, बोरान की कमी के कारण भी ये हॉलो डिजीज इसमें ये फूल गोभी में दिखाई दे रही है और इसमें कैल्शियम की कमी के लक्षण हमें टमाटर में या पत्ता गोभी में दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो अ, अ, हार्मोन्स की या जो कार्य की पौधों में उनके कमी के कारण होते हैं जैसे आम में ये जो अ, मालफॉर्मेशन है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये आम का जो ब्लैक शीरा रोग है जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। फिर ये सेब में स्कैल रोग है जो तापमान की अधिकता कमी के कारण होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये आलू का रोग है जो हम देख सकते हैं। या फिर ये पानी भराव की स्थिति में इस तरह की स्थिति आती है दाल में और जिसमें अमोनियम सल्फेट वगैरह डाल के इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से अ, ये पूरा वर्गीकरण पादप रोगों का था और अगर ये आप सभी को अगर इस तरह के जो लेक्चर हैं या इस तरह का जो सामग्री है अगर ये आपके लिए यूज़फुल है या इसके लिए उपयोगी अगर है ये, तो फिर इसको और आगे प्रयास किया जाएगा कि इसको आगे जितने भी कोर्स में जितना भी इसमें है, उनको सबको इसी तरह से दिया जाए। थैंक यू।